नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 28 सितंबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 सितंबर के महत्वपूर्ण न्यूज एवं एडिटोरियल्स को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी को लेकर के, फिर क्रूड ऑयल में भारत की क्षमता का विकास करना है और उसे शीर्ष पर पहुंचाना है विश्व 30 तक, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारी रोजगार की क्या संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा विकसित भारत का जो लक्ष्य विश्व 47 तक उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की, जो 10 साल पूरा हो चुका है, क्या हमने पाया है। इसके अलावा एक पर्यावरण परिस्थिति का क्वेश्चन है, पर्यावरण परिस्थिति का एडिटोरियल है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से 3-4 टॉपिक हमारे पास महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसमें सबसे पहला जो है हमारा सेमीकॉन या सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी जो है, इसके ऊपर तो इसमें कहा जा रहा है कि सेमीकॉन इंडिया हुआ था 2024 अभी, उसके बाद क्वाड समिट हुआ, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। यहाँ पे एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने पर समझौता हुआ और यह जो प्लांट लगेगा अमेरिकी सेना के विंग के सहयोग से बनेगा। तो इस प्रकार यह जो प्लांट होगा भारत का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र होगा। भारत का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र होगा। यह भारत के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। इसके द्वारा भारत भविष्य में क्वाड देशों, एशिया और अफ्रीका में एक बड़ा निर्यातक बन सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो सेमीकंडक्टर है, लेकिन सेमीकंडक्टर का जो उत्पादन है भारत में उस तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब संभावनाएं बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भू राजनीतिक क्षेत्र में हमारा एक महत्वपूर्ण रोल बढ़ता जा रहा है, तो और इस स्थिति में हमें मजबूत इको सिस्टम जो सेमीकंडक्टर का होना चाहिए उसके हमें बनाने की जरूरत है और इस रूप में आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना है जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करेगा। इससे क्या है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें जो आने वाले व्यवधान है उसको दूर कर पाएगा। और भारत वर्तमान में जो है भू राजनीतिक परिदृश्य में जहां रूस, अमेरिका और चाइना आदि प्रमुख शक्ति के बीच तनाव निरंतर बढ़ रहा है, तो घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन शक्ति भारत को बिना बाहरी आपूर्तिकर्ता पर निर्भर हुए अपनी विदेश नीति के निर्णय में अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकेगा। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियों में विश्व 25 तक भारत का सेमीकंडक्टर आयात $100 अरब को पार कर जाने की संभावना है। तो सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग का अर्थ है चीन और ताइवान पर निर्भरता। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए हमें आत्मनिर्भर जो सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और ताइवान की जो TSMC दुनिया के 90% जो सुपर एडवांस सेमीकंडक्टर है उसका निर्माण करता है। तो इस रूप में भी हमें जरूरत है कि हम डिपेंडेंसी को दूसरे राष्ट्रों के ऊपर कम करें। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक नया वैकल्पिक केंद्र के रूप में, जैसे कोविड के बाद जो है सप्लाई चेन समस्याओं से भयभीत विश्व के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चाइना प्लस वन नीति को एक स्वर्णिम अवसर मानते हुए मोदी सरकार इसे अभी नहीं तो कभी नहीं के आधार पर देख रही है। तो वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग की मांग जो है उसने स्पष्ट कर दिया कि विश्व को अधिक विविधताओं से भरी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है। कोविड से सीख लेते हुए विश्व अब विशेष रूप से पूर्वी एशिया, चाइना और ताइवान पर निर्भरता कम कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े भू राजनीतिक जोखिम साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यह स्पष्ट है कि चाइना कभी न कभी, आज नहीं तो 10 साल बाद ही सही, ताइवान पर अटैक करेगा। और यहाँ पर जो डिप्लोमेसी है पूर्वी एशिया के, काफ़ी एक तरह से फ्रजाइल हो चुका है अभी के समय में, तो काफ़ी जोखिम है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को विश्वसनीय वैकल्पिक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। और यह कूटनीति के दृष्टि से एशिया में अपना महत्व स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य से भी यह इंपॉर्टेंट है। तो चिप निर्माण हो, पैकेजिंग हो, परीक्षण हो, इसमें निवेश के साथ भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। इससे भारत की स्थिति एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व पटल पर हो जाएगी, जो वैश्विक स्तर पर अन्य पश्चिमी देशों और कंपनियों के लिए आवश्यक होगा एवं भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी जो नेगोशिएशन पावर है उसको बढ़ा पाएगा। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की अगुवाई के द्वारा भारत हिंद महासागर में अपनी जो प्रासंगिकता है और बनाए रखेगा और विश्व के अन्य देशों से व्यापक सहयोग प्राप्त कर सकेगा। हिंद महासागर में दबदबे का अर्थ है कि प्रति वर्ष विश्व के 80% समुद्री तेल परिवहन तथा लगभग 10 लाख करोड़ के टन कार्गो की सुरक्षा की गारंटी। तो यहाँ पर प्रति वर्ष जो है हिंद महासागर में लगभग 80% से समुद्री तेल परिवहन होता है और 10 लाख करोड़ टन का जो कार्गो यहाँ पे गुजरते हैं। तो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से संबंध के रूप में देखें तो भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग का उछाल अभी से अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ जैसी वैश्विक शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो अपनी चीप आपूर्ति श्रृंखलाओं में अच्छे विकल्प विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश भारत को चीन के सेमीकंडक्टर निर्माण पर निर्भरता को कम करेगा और एक प्रमुख जो संभावित साझेदार के रूप में यह भारत को देखता है। स्वयं को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर भारत जो है इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंध को मजबूत कर सकेगा, जिससे निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना अधिक आसान होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी सेमीकंडक्टर उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्नत हथियार, संचार प्रणाली, साइबर सुरक्षा और जो अन्य उन्नत उपकरण है उसको बनाने में मदद मिलता है। तो एक देशी सेमीकंडक्टर उद्योग यह सुनिश्चित करता है कि भारत के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक
प्रमुख प्रौद्योगिकी तक सुरक्षित पहुंच हो, यह भारत के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश में अभी काफ़ी जो हालात उत्पन्न हुए हैं, इसके अलावा श्रीलंका में भी कई सारी स्थितियाँ गुजरती रहती है। तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु भी यह महत्वपूर्ण है। विदेशी सेमीकंडक्टर आपूर्तियों पर निर्भरता कम करके भारत अपने रक्षा प्रौद्योगिकी पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित कर सकेगा, जिससे उसकी सुरक्षा और भू राजनीतिक स्थिति और अधिक मजबूत हो पाएगी। तो तकनीकी विकास से खुली सीमाओं की निगरानी, घुसपैठ, वन एवं पहाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा आदि हम अधिक कारगर तरीके से कर पाएंगे, जो भारत के लिए हालिया समय में बेहद प्रासंगिक हो गया है। चीन के मुकाबला के संदर्भ में भी जो अपना सेमीकंडक्टर उद्योग है, यदि हम विकसित करेंगे तो चीन की तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग प्रभुत्व को हम एक तरह से चुनौती दे पाएंगे, और सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई जैसे उद्योग, जो सेमीकंडक्टर है, दूरसंचार, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो क्षेत्र है, नए नए जो टेक्निकल एरिया निकल रहे हैं, उसका जो सेमीकंडक्टर है एक बेस है, और 21वीं सदी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जिस चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, उसका आधार भी सेमीकंडक्टर ही है। तो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करके भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभाव को कमजोर कर सकेगा। तो ये ओवरऑल सेमीकंडक्टर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। सेमीकंडक्टर का जब हम हब बनेंगे तो इस तरह से चीज़ें किस तरह से परिवर्तित होगी, हमारी डिपेंडेंस दूसरे देशों खास करके चाइना और ताइवान पर कम हो जाएगी, और हम निर्यात कर पाएंगे दूसरे देशों को, खास करके जो यूरोपीय कंट्रीज है हमारी तरफ बहुत अच्छी निगाह से देख रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे निर्यात बढ़ने की संभावना है, और हम एक आत्मनिर्भर जो भारत का जो हमने संकल्प निर्धारित किया है उसको हम पूर्ति कर पाएंगे। इसके अलावा हम अपनी जो रक्षा चुनौतियां हैं उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे, और फिर जो भविष्य की जो टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसका बेस है सेमीकंडक्टर, यदि हम सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा भविष्य आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो इस रूप में हम सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पर देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर कूटनीति का लाभ मिलने की भी उम्मीद है, उसी के साथ ये यहाँ पे एडिटोरियल आया था। तो भारत अपनी सेमीकंडक्टर क्षमता का उपयोग करके कूटनीति के एक उपकरण के रूप में उन देशों के साथ जोड़ते हुए कर सकता है जो अपनी चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना चाहता है। तो भारत जो है अपनी आपूर्ति जो श्रृंखला है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा पाएगा सेमीकंडक्टर कूटनीति के माध्यम से, और भारत, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को प्रौद्योगिकी साझेदार बन सकेगा। भारत संयुक्त उद्यम और आपूर्ति समझौतों की पेशकश कर सकेगा। यह भारत को गठबंधन बनाने और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने में भी मदद करेगा, जिससे उसकी भू राजनीतिक प्रभावशीलता और भी बढ़ेगी। हमने चर्चा किया था ऊपर ही, ताइवान और अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में साझेदारी करके भारत न केवल तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कर पाएगा, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भू राजनीतिक तंत्र के रूप में अपने संबंधों को मजबूत कर पाएगा। तो ऐसी साझेदारियों से भारत के रणनीतिक प्रयास में, जो ऐसी साझेदारियां होगी वो भारत के जो रणनीतिक प्रयास हों उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, और एक तरह से रणनीतिक गठबंधन बनाने में सहायक होगी। तो भारत जो है सेमीकंडक्टर क्षमता व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना होगा, और अन्य छोटे देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाएगा। तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इंडो पैसिफिक में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे में भारत का सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरना इस रणनीति के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। विश्वसनीय सेमीकंडक्टर निर्माता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करके भारत क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और कूटनीति में अपनी भूमिका को मजबूत कर पाएगा, जिससे वह इंडो पैसिफिक के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। तो जैसे जैसे भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग विकसित हो रहा है, यह उसकी आर्थिक कूटनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन रहा है। व्यापार समझौता विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ तकनीकी और सेमीकंडक्टर सहयोग पर केंद्रित होने की संभावना है। भारत अपने इस उद्योग का लाभ उठाकर अधिक अनुकूल व्यापार शर्तों पर बातचीत कर सकता है, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ा सकता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के लिए जोर दे सकता है। यह न केवल भारत को आर्थिक रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि इसके गहरे भू राजनीतिक संबंध है जिसे बनाने में मदद करेगा। तो ये ओवरऑल सेमीकंडक्टर जो डिप्लोमेसी है उसका हमने बहुत ही विस्तार से दोनों ही एडिटोरियल को मिलाकर हमने यहाँ पे चर्चा किया है। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिली है। इसी में और भी कहा जा रहा था सेमीकंडक्टर के बारे में ही, जो हमने ऊपर चर्चा किया है उसी में ये सारी चीजें और भी है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम तथा इलेक्ट्रिकल सेक्टर भारतीय आयात में चीन की हिस्सेदारी वगैरह कुछ परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। हमने ओवरऑल ये चर्चा कर लिया कि हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह से चाइना और ताइवान के ऊपर लगभग है। तो सेमीकंडक्टर उद्योग यदि हम स्थापित करेंगे, जो हमारी जो कंपनियां हैं यहाँ पे जैसे भारत इंटेल है, इसके बारे यहाँ पे चर्चा किया हुआ है कि विकास के माध्यम से भारत इंटेल, माइक्रोन और एएमडी जैसे वैश्विक दिग्गजों से निवेश आकर्षित कर सकता है। ये निवेश केवल पूंजी ही नहीं लाते बल्कि तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार भी प्रदान करते हैं, जिससे भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में अग्रणी स्थान पर तेजी से पहुंच पाएगा। इसके अलावा अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे देशों के साथ सेमीकंडक्टर साझेदारियां भारत को रणनीतिक सहयोग के साथ जोड़ेगा। ये सब हमने ऊपर भी चर्चा कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा एआई, 5G, रक्षा जैसे क्षेत्र है, जो आने वाली जो भविष्य की टेक्नोलॉजी और जो अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी उभर रही है उसमें सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। ये ओवरऑल हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर चर्चा कर लिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये न्यूज है यहाँ पे, वो है क्रूड की रिफाइनिंग क्षमता में भारत जो है 2030 तक चाह रहा है कि हम शीर्ष पर रहे रिफाइनिंग के रूप में। तो 2030 तक देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता जो है 4 करोड़ टन से बढ़कर
29.5 मतलब 30 करोड़ टन मान लिया कि 2030 तक जो भारत है उसका क्रूड जो क्षमता हो जाएगा 30 करोड़ टन हो जाएगा, सालाना होने की उम्मीद है। 30 करोड़ टन सालाना होने की उम्मीद है। अभी 4 करोड़ टन है सालाना, वो 30 करोड़ टन सालाना हो जाने की उम्मीद है। तो भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियां अपनी मौजूदा क्रूड रिफाइनिंग क्षमता में सालाना 3 से 4 करोड़ टन की बढ़ोतरी करने जा रही है, जिससे उसकी रिफाइनरी क्षमता 2030 तक 29.5 करोड़ टन सालाना हो जाएगी। ये यहाँ पे कहा गया है। क्रिसिल का रिपोर्ट है, क्रिसिल के रिपोर्ट में सारी चीजें आई है। कहा जा रहा है कि देश के पश्चिमी समुद्री तट पर एक विशाल रिफाइनरी लगाने की भी योजना है और इसका मुख्य फोकस रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने पर है। तो पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाए तो हमने तकरीबन 3.9 मतलब 4 करोड़ टन सालाना क्षमता इसमें जोड़ा है और 60% जो मौजूदा रिफाइनरियों की क्षमता को ही बढ़ाकर ही किया गया है। तो इस समय सरकारी क्षेत्र की तकरीबन आधी रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने का काम चल रहा है। ठीक है, ये रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने के ऊपर यहाँ पे चर्चा किया गया है। कहा गया है कि पिछले एक दशक में भारत पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में साल दर साल 4% की औसत वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है 4% की औसत से, जो अगले एक दशक के दौरान घटकर 3% पर आ सकती है। वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रचलन बढ़ रहा है और इथेनॉल मिश्रण ईंधन की बिक्री बढ़ी है। तो डीजल से चलने वाली भारी वाहन भी धीरे धीरे कम हुए हैं या गैस या इलेक्ट्रिक बैटरी का इस्तेमाल शुरू हुआ है। लेकिन इस कमी के बावजूद भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग काफी ज्यादा रहेगी। कई दूसरी एजेंसियां ने माना है कि इस दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 7 से 8% रहेगी, जिसकी वजह से भी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ेगी। तो इसके अलावा समूचे दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नई रिफाइनरी लगाने का काम बंद हो चुका है, लेकिन वहां भी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग होगी। भारतीय रिफाइनरियों की नजर इन बाजारों पर भी है। रिफाइनरी क्षमता में अभी चीन दुनिया में अव्वल है और अब नवीकरणीय ऊर्जा पर दे रहा है जोर। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का एक रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जबकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2024 के एक जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2030 तक दुनिया में पेट्रोलियम उत्पाद की जितनी अतिरिक्त मांग निकलेगी उसका एक चौथाई भारत से ही निकलने वाला है। तो एजेंसी ने यह कहा था कि भारत हर वर्ष 10 लाख बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त रिफाइनरी क्षमता अगले 7 साल में जोड़ेगा। ये हमने ऊपर भी चर्चा कर लिया, चीन जो है अभी रिफाइनरी क्षमता वाला सबसे अधिक देश है, लेकिन अब उसका पूरा फोकस नवीकरणीय ऊर्जा पर है। तो ये रिफाइनरी को लेकर के जो हमारा लक्ष्य है वो यहाँ पे हमने चर्चा किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ देख लेते हैं। तेल आयात पर 60,000 करोड़ रुपये की बचत की संभव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई है। इसके देखते हुए एक अनुमान में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष 24-25 में सरकार तेल आयात पर पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 60,000 करोड़ रुपये की बचत कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। ठीक है, अनुमान के अनुसार कच्चे तेल का एक बैरल प्रति डॉलर की गिरावट से भारत के वार्षिक आयात में 13,000 करोड़ रुपये की बचत होती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 24 में, ठीक है, तो ये टोटल 60,000 करोड़ रुपये का हमारा बचत होने का संभावना है इसमें 24-25 में। टेक्सटाइल क्षेत्र में 1.5 करोड़ और लोगों को रोजगार देने की तैयारी चल रही है। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। टेक्सटाइल कारोबार को 350 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है इनका। बांग्लादेश वियतनाम हमारे लिए चुनौती नहीं है, बल्कि दुनिया के 350 ब्रांड भारत से बनवा रहे हैं कपड़े, ऐसा गिरिराज सिंह का मानना है। तो 100 दिन सरकार का पूरा हुआ है, मोदी 3.0 का, तो उसमें जो भी सारी चीज़ें कही गई है, जो भी चीज़ें की गई उसका यहाँ पे चर्चा किया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो टेक्सटाइल सेक्टर में के 165 अरब डॉलर के कारोबार को 350 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। वहीं इस सेक्टर में प्रत्यक्ष रोजगार को वर्तमान 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में 4.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट है, इसको 6 करोड़ करना है। और जो हमारा उसका निर्यात लक्ष्य है, सॉरी, जो कारोबार जो टेक्सटाइल सेक्टर का जो 165 अरब डॉलर है कारोबार, उसको डबल करना है 350 अरब डॉलर। ठीक है, तो इसके लिए मंत्रालय सिल्क के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल, पीएम मित्र पार्क, मैन मेड फाइबर, टेक्सटाइल स्टार्टअप जैसे सेक्टर पर फोकस कर रही है। भारत भारत का जो घरेलू बाजार है टेक्सटाइल सेक्टर के विकास में काफ़ी मददगार है। और कपड़ा मंत्री जो है उनका मानना है कि वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देश से कोई चुनौती नहीं है। दुनिया के 350 ब्रांड भारत में अपने कपड़े बनवाते हैं। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार अगले वर्ष फरवरी में भारत टैक्स जैसे कार्यक्रम का आयोजन करेगी। टेक्सटाइल का भारत टैक्स यहाँ पे कार्यक्रम होगा, भारत टैक्स। वर्ष 2014 में टेक्निकल टेक्सटाइल का निर्यात शून्य था, जो 2.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात की जा रही है। 2014 में शून्य था, अभी 2.6 अरब डॉलर टेक्निकल टेक्सटाइल का निर्यात होता है। तो 2030 तक टेक्निकल टेक्सटाइल का जो निर्यात हो जाएगा वो 10 अरब डॉलर तक का हो जाएगा। 7 पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है, इससे 70,000 करोड़ का निवेश आएगा और 21 लाख रोजगार बनेंगे। तो बिहार के भागलपुर के शिल्प उद्योग को इससे एक तरह से प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक है, उसके लिए स्कीम तैयार की जा रही है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया है। तो 2-3 पॉइंट इसमें मुख्य रूप से निकल रहा है। अभी 165 अरब डॉलर है, उसको 350 अरब डॉलर करना है। और भारत टैक्स जैसे कार्यक्रम का आयोजन होना है। टेक्निकल टेक्सटाइल में हमारा 0 था 2014 में, अब हमारा 2.6 अरब डॉलर तक इसका निर्यात बढ़ चुका है, जो 2030 तक 10 अरब डॉलर होने की संभावना है। 7 मित्र पार्क बन रहे हैं, जिससे 70,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 21 लाख रोजगार सृजित होंगे। अगला देखते हैं, अमिताभ कांत जो थे, ये G20 के शेरपा थे। उनका मानना है कि यदि भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बनाना है
तो भारत के 10 से 12 राज्य ऐसे होने चाहिए जिनका जो लगातार जो विकास हो 10% से अधिक हो। तो G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत, उन्होंने गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने लंबी अवधि तक मजबूत विकास किया है, लेकिन अब देश को इस तरह के अन्य राज्यों की आवश्यकता होगी, ऐसा उनका मानना है, जिससे देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। इनका ये भी मानना है कि राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यों के विकास के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों की जरूरत है जो पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से विकास करे। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन राज्यों को अगले 3 दशक तक प्रतिवर्ष 10 से 12% का विकास दर रखना होगा। यदि वह तेजी से विकास करेंगे तो शेष भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमें भारत के पूर्वी हिस्से को भी मजबूती से विकसित करना होगा और सभी राज्य और केंद्र के सामूहिक प्रयास से इसको हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है। आर्थिक सहयोग और संगठन के मुताबिक भारत व इंडोनेशिया जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मांग जारी रहेगी। शोध संगठन ने भारत के विकास दर को, ठीक है, ये सब हमने ऊपर में चर्चा कर लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन था, इसका 10 साल पूरा हो गया है और 2 अक्टूबर को पूरे 10 साल हो जाएंगे। यहाँ पे खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य तो पूरा हो गया, पर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। शहरी निकाय में जिम्मेदारी का अभाव बड़ी वजह है और कचरे का निस्तारण का लक्ष्य अभी भी बहुत पीछे है। ये ओवरऑल हमने 10 साल में प्राप्त किया है। खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य लगभग पूरा हुआ है, लेकिन सार्वजनिक स्थान में स्वच्छता या शहरी निकाय में जिम्मेदारी या कचरों का निस्तारण जैसे लक्ष्य जो है अभी हम उसमें उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अर्बन मिनिस्ट्री की ओर से काफ़ी मुहिम अभी चलाया जा रहा है 2 अक्टूबर तक सफाई का। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री का जो आंकड़ा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि गांव और शहर मिलाकर हमने लगभग 11 करोड़ या 10.5 करोड़ शौचालय बनाए हैं और 6 लाख गांव ODF प्लस हुए हैं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करने में हम सक्षम हुए हैं। 8.5 लाख सामुदायिक शौचालय बनाए जा चुके हैं और 4500 के लगभग जो है शहर ODF हुए हैं और ODF प्लस बने हैं 3900, ODF प्लस प्लस भी बने हैं 1500। तो STP के बारे में भी कहा जा रहा है 64 वाटर प्लस दूषित जल के निस्तारण की सुविधा वाले युक्त जो वाटर प्लस शहर है उसका निर्माण हुआ है, लेकिन जमीन पर नजर आने वाली स्वच्छता के लिहाज से परिवर्तन उल्लेखनीय नहीं है। शहर में सार्वजनिक स्थान वैसे ही हैं, कूड़ा के पहाड़ नहीं घटे हैं और उसके निस्तारण का जो प्रतिशत है 40 से ऊपर नहीं जा पाया है। राजधानी दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ इसका उदाहरण है, जिनको हटाने की गति काफ़ी धीमी है। तो शहरी कार्य मंत्रालय 2025 तक देश में कूड़े के सभी पहाड़ को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, मगर इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व निदेशक का मानना है कि एक एक वार्ड और एक एक गांव की जिम्मेदारी तय किए बिना बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाएगा। किसी को इसके लिए जवाबदेह बनना होगा, वह एक निश्चित हिस्से की सफाई और उससे निकलने वाले हर तरह के कूड़े का निस्तारण के लिए जिम्मेदार हो। प्रधानमंत्री ने 2014 में लाल किले से स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत की थी, बड़े साहसिक सोच का परिचय दिया था। वैसे सफाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं, यह पूरी तरह से राज्य और उसके शहरी निकायों तथा गांव के स्थानीय सरकारों का काम है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान ने जो प्राप्त किया वो काफ़ी उल्लेखनीय भी है। लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ स्वच्छता के प्रति, वो यूं ही कहीं कूड़ा करकट फेंकने से थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन फिर भी जो सार्वजनिक कचरा है उसमें उसके प्रबंधन में अभी भी काफ़ी काम करने की जरूरत है, खास करके कूड़े के पहाड़ का निस्तारण सही से नहीं हो पाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। 25 शहरों ने दिखाई निरंतरता। तो स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहरों ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई है। इनमें 7 रहने वाले इंदौर 7 बार नंबर 1 रहने वाले इंदौर और लगातार टॉप 3 में शामिल सूरत जैसे शहर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, लेकिन ये सभी 10% क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कुल मिलाकर 25 शहर ही ऐसे हैं जो रैंकिंग की शुरुआत से लगातार सुधार प्रदर्शित कर रहे हैं। तो 25 शहर ही हैं जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अगला देखते हैं, स्वच्छ नीति की सार्थकता साबित हुई। तो जो हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे उसी में से ये उसी का एक्सटेंशन है। तो ऐसा कहा गया है, कल भी हमने डिस्कस किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण 60 से 70 हज़ार बच्चों की जो मृत्यु है वो घटी है। शौचालय का निर्माण से महिलाओं में सुरक्षा की अनुभूति हुई है। डायरिया के कारण होने वाली मौतों में 3 लाख की कमी आई है। ODF गाँव में स्वास्थ्य जो खर्च है हर वर्ष 50,000 की बचत हुई है। ODF गाँवों में स्वास्थ्य खर्चों पर 50,000 की बचत हुई है। अब भूमिगत जल के प्रदूषण में कमी आई है। स्वच्छता को स्वभाव व संस्कार बनाने में सफलता नहीं मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन ने घरों से कूड़ा उठाने का पूरा तंत्र भी बना दिया है, लेकिन समस्या यह है कि स्वच्छता को स्वभाव और संस्कार बनाने में सफलता नहीं मिल रही है। स्वच्छ भारत अभियान को आजीविका मिशन से जोड़े बिना स्वच्छता आर्थिक गतिविधि नहीं बनेगी और इकोनॉमी का हिस्सा नहीं होगी। कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन को आजीविका मिशन के साथ जोड़ना होगा, उसको आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या है उसमें विकास हो और वह इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। तभी स्वच्छता के साथ ठोस और तरल कचरे के निस्तारण के लिए संसाधन और तकनीक भी आएगी। तो कूड़े के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार ने 3 वर्ष पहले गोवर्धन योजना शुरू किया था, जिसके तहत बायोगैस प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और
इसके पीछे कई सारी चुनौतियां भी हैं। इसमें एक कहा जा रहा है कि इनसे निकलने वाली गैसों का आर्थिक पक्ष भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी घाटे की भरपाई के साथ नहीं चलाया जा सकता। तो ये कहा जा रहा है बायोगैस प्लांट को लेकर के कि बायोगैस प्लांट लगाने की बहुत सारी योजनाएं थी। गोवर्धन योजना हमने शुरू किया था, जिसके तहत बायोगैस प्लांट लगाना था, लेकिन यह कार्यरत पूरी तरह से नहीं हो पाया। इससे निकलने वाली जो गैस है उसका आर्थिक पक्ष भी एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी घाटे की भरपाई के साथ नहीं चलाया जा सकता, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन की सार्थकता को लेकर पर यहाँ पे चर्चा था। अगला है पर्यावरण परिस्थिति को लेकर के कि धरती पर जीवन जो है कठिन बनता जा रहा है। एक तरह से मानव अपने स्वार्थ में लिप्त है, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। वह एहसास भी नहीं कर पा रहा है कि धरती पर रहने वाले लाखों अन्य प्राणियों को प्राणियां भी हैं और उनके भी जीवन को कठिन बना रहे हैं। तो मानव विकास की सबसे बड़ी कीमत वन जीव ने चुकाई है। आज हम दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सामूहिक जैविक विलुप्ति को देख सकते हैं। अफ्रीका, एशिया और अन्य जगहों पर बड़े स्तनधारी जीव विशेष रूप से खतरे में हैं। लगभग 60% शाकाहारी वन जीव, हाथी, दरियाई घोड़ा पहले ही विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं। तो दुनिया भर के शोधकर्ता विलुप्ति के सटीक वजहों को समझने के लिए जनसंख्या मॉडल को विकसित करने में लगे हुए हैं। इन मॉडलों से बड़े स्तनधारी जीव क्यों कम हो रहे हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकेगा। हाल ही में होहेनहेम विश्वविद्यालय, जर्मनी के शोधकर्ताओं ने पहला ऐसा मॉडल विकसित किया जो बताता है कि बड़े स्तनधारी एक जीव एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। उनका मानना है कि पूर्वी अफ्रीका के टोपी, एक मिर्ग का नाम है, एक बड़ा मिर्ग होता है टोपी। तो पूर्वी अफ्रीका के टोपी की आबादी पर मॉडल का परीक्षण किया गया। टोपी की भारी आबादी में गिरावट के कारणों में प्राकृतिक आवास का नुकसान, अवैध शिकार और शिकारियों द्वारा हत्या शामिल थे। वन जीवों की आबादी में गिरावट के पीछे क्या कारण है, यह जानना अत्यंत मूल्यवान है। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के सभी प्राणियों का संरक्षण जरूरी है, अन्यथा किसी भी एक प्राणी के विलुप्ति होने पर पूरी संरचना धीरे धीरे बिखरने लगती है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए अन्य प्राणियों की विलुप्ति से हम मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने से मानव अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। यह दावा पूरी तरह से झूठ है। वास्तविकता यह है कि पूरी पारिस्थितिकी एक इमारत की तरह है। ऐसे में एक ईंट के कमजोर होने या गिरने से पूरी इमारत के धराशायी होने का खतरा रहता है। छोटे से छोटे जीव का पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मधुमक्खियों की विलुप्ति की ही कल्पना कीजिए कि मधुमक्खियों के बिना परागन नहीं होगा, फसलें और पेड़ नहीं फैलेंगे, और पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदलेगा? फिर मनुष्य और दूसरे जीव सांस कैसे ले पाएंगे? इसलिए ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिनमें से किसी एक जीव के विलुप्त हो जाने से अप्रत्याशित परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। बहरहाल, जीवों की विलुप्ति के कारणों के बारे में हमारी समझ में सुधार से यह सुनिश्चित होगा कि उनके संरक्षण के लिए समुचित कार्यवाही कैसे की जाए। तो ये बहुत ही अच्छा लेख था पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के। इसमें एक एग्जाम्पल जो मधुमक्खी का दिया गया बहुत ही शानदार है कि किस तरह से सारी जो पारिस्थितिकी है, परितंत्र है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यह एक इमारत की तरह है जिसमें कई सारे ईंट लगे हुए हैं। एक ईंट भी यदि कमजोर होता है तो इमारत गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये हमने यहाँ पर चर्चा किया। तो इस तरह से आज का जो न्यूज और एडिटोरियल डिस्कशन था वो हमारा समाप्त होता है। इसमें कई सारी चीज़ें हमें देखने समझने को मिली है और इसमें सीखने को मिली है। तो हम फिर कल अगले न्यूज और एडिटोरियल के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।